हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम माई एसक्यूएल रिप्लिकेशन टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कितने तरह के टोपोलॉजी होते हैं, इन सब का यूज कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहला हमने जो देखा था वो सिंपल मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन था। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव रिप्लिकेशन के बारे में देखा था। तो अब जो है वो है चेन रिप्लिकेशन। तो मैं थोड़ा सा पिछले दो का कैसे आर्किटेक्चर होता है वो मैं समझा देता हूँ। ये पहले भी हमने बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन करे हैं। फिर से बता देता हूँ कि जैसे एक सिंपल एक मास्टर सर्वर है या सोर्स सर्वर जहाँ की सारी डेटा एंट्री हो रही है, सारे के सारे एप्लीकेशन यहीं पे एंट्री कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। तो जैसे ही एंट्री होता है वो बाइनरी लॉग्स में वो सारे स्टेटमेंट लिख जाते हैं। और ये होता है कि बाइनरी लॉग के जो भी स्टेटमेंट है वो फिर रिप्लिकेट होकर वो रिप्लिका सर्वर या फिर स्लेव सर्वर के ऊपर रिले लॉग में लिख जाते हैं वो सारे स्टेटमेंट। और रिले लॉग से फिर वो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये सिंपल मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन का है। इसी तरीके से हमने सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव के बारे में भी पहले डिस्कस कर रखा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि इसमें भी जितने भी डेटा एंट्री हो रहे जो भी एप्लीकेशन है वो इस सोर्स सर्वर या फिर मास्टर सर्वर से कनेक्ट करता है और यहाँ पे एंट्री होती है। तो यहाँ पे जो भी एंट्री होते हैं वो सारे के सारे बाइनरी लॉग्स के अंदर लिख जाते हैं। और ये जब लिख जाते हैं तो ये रिप्लिकेट होता है मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर। आप ये जो है मल्टी स्लेव ये सेम यही आर्किटेक्चर फॉलो करता है। बस यहाँ पे क्या है कि सिंगल सर्वर्स के ऊपर हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर हो रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, सेम वही है। यहाँ से इस रिप्लिका के ऊपर रिले लॉग में लिख जाता है, यहाँ पे रिले लॉग के अंदर लिख जाता है इस सर्वर के ऊपर, फिर उसके बाद इस सर्वर के ऊपर सेम ये स्टेटमेंट्स ये सारे रिप्लिका के रिले लॉग में लिख जाते हैं और फिर वो रिले लॉग से डेटाबेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये नॉर्मल हमारे जो टोपोलॉजी हैं ये दो, सिंगल सिंपल मास्टर स्लेव और सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव, उसके आर्किटेक्चर ऐसे काम करते हैं। अब आता है चेन रिप्लिकेशन। तो इसमें जो है चेन रिप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या होता है। इसमें भी सिंगल मास्टर जैसे है जहां की एप्लीकेशन कनेक्टेड है। एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर जो मास्टर सर्वर ए है, इस मास्टर सर्वर के ऊपर सारा का सारा हमारे एप्लीकेशन कनेक्टेड हैं। और फिर ये क्या है, यहाँ पे रिले बाइनरी लॉग इनेबल कर रखा है हमने, तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनेबल राइट हो जाते हैं और ये रिप्लिकेट हो जाए। सपोज यहाँ पे एक DB1 है, DB1 के अंदर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारे के सारे इस बाइनरी लॉग के अंदर लिखे जा रहे हैं। फिर ये रिप्लिकेट हो जाता है सर्वर बी के ऊपर, ये स्लेव है या रिप्लिका है, यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे बाइनरी लॉग के अंदर लिखे जाते हैं। और यहाँ पे बाइनरी लॉग के अंदर सारे के सारे लिखे जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज इस डेटाबेस DB1 जो है यहाँ पे भी है, इसको आगे रिप्लिकेट करना है। मान लो आगे हमारा सर्वर C है, वो DB1 को ही हमें आगे भी रिप्लिकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बाइनरी लॉग इनेबल करना पड़ेगा। अभी तक तो जो ये दो थे यहाँ पे हमें इस पे बाइनरी लॉग इनेबल करने की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ रिले लॉग इनेबल किया था और ये सारे के सारे हमारे रिले लॉग के अंदर लिख जाते थे, अप्लाई हो जाता था। लेकिन रिप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाइनरी लॉग आपके इनेबल होने चाहिए। तो अगर हमारा एक डेटाबेस DB1 ए सर्वर से रिप्लिकेट होके बी पे आ रहा है तो ये दिस मीन्स कि ए सर्वर पे बाइनरी लॉग इनेबल्ड है। उसी तरीके से बी सर्वर से अगर यही सेम डेटाबेस को आगे रिप्लिकेट करना है सी सर्वर पे, तो यहाँ पे भी बाइनरी लॉग इनेबल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमने बाइनरी लॉग इनेबल है और बाइनरी लॉग इनेबल कर दिया, तब भी ये सारे के सारे यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी इस ए सर्वर से जो भी डेटा आएगा वो रिले लॉग में लिखेगा, ना कि बाइनरी लॉग में लिखा जाएगा वो।
तो फिर यहाँ पे हमें ऐसा क्या करना है कि वो बाइनरी लॉग ऐसे ही सेम बी सर्वर से ये आगे रिप्लिकेट होगा सी सर्वर पे, सेम डेटाबेस सी सर्वर से डी सर्वर पे। एक हमने चेन बना दिया कि ए से बी में गया सेम डेटा बी से सी में गया, और ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होता है। मैं खुद ही ऐसा अपना यूज कर रहा हूं इस तरह के आर्किटेक्चर को, और ऐसा इंप्लीमेंट जनरल सिनारियो में ऑफिसेज में होते हैं कि एक सर्वर जो मास्टर है वो किसी को दिखाई नहीं देता, वहां से हम बी सर्वर के ऊपर जाते हैं, बी सर्वर से सेम डेटाबेस रिप्लिकेट होता है सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, इस तरह से एक चेन बनते हुए चला जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है जो भी हम करेंगे वो बाइनरी लॉग इनेबल करना पड़ेगा हर एक स्लेव सर्वर के ऊपर। ये जो है ये बी सर्वर जो है ए सर्वर के लिए स्लेव है, बट फॉर सी सर्वर के लिए यही सर्वर मास्टर है सी के लिए। उसी तरीके से सी सर्वर जो है स्लेव है फॉर बी सर्वर के लिए, लेकिन डी सर्वर के लिए यही सर्वर सी सर्वर जो है ये मास्टर है। तो हमें बाइनरी लॉग इनेबल कर लिया, लेकिन स्टेटमेंट्स क्योंकि रिले लॉग में लिखे जाते हैं रिप्लिकेट होके, तो उसको हमें बाइनरी लॉग के अंदर लाना है। उन स्टेटमेंट्स को जो रिले लॉग के अंदर लिखे हैं उनको हमें बाइनरी लॉग के अंदर लाना है, सो दैट कि हम उसको आगे भेज सकें। बिकॉज जब तक हमारा बाइनरी लॉग के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं होंगे तब तक वो रिप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा काम है कि हम बाइनरी लॉग के अंदर उसको नोट जो भी रिले लॉग के अंदर है वो बाइनरी लॉग के अंदर हम लिख ले। तो उसके लिए एक पैरामीटर का यूज होता है, एक पैरामीटर का यूज होता है लॉग स्लेव अपडेट्स, लॉग स्लेव अपडेट्स, या फिर इसी को हम और ये भी बोल सकते हैं लॉग, बिकॉज कि स्लेव शब्द को डिप्रिकेट कर रहे माई एसक्यूएल, तो इसकी जगह पे ये लॉग रिप्लिका अपडेट्स हम लिख सकते हैं। जहां भी स्लेव है उसको रिप्लिका से, जहां भी मास्टर है उसको सोर्स से डिप्रिकेट करते जा रहे। मास्टर एंड स्लेव इन सबको डिप्रिकेट करके सोर्स एंड रिप्लिका वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। धीरे धीरे हम बाद के वर्जन्स में स्लेव को हटा देंगे, मास्टर को हटा देंगे। तो आप अभी के लिए आप स्लेव भी यूज कर सकते हैं एंड रिप्लिका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज और मैं यहां बता दूं कि जो माई एसक्यूएल 5.7 जो वर्जन्स हैं, माई 5.7 के जितने भी वर्जन्स हैं, यहाँ पे बाइनरी लॉग बाय डिफॉल्ट में डिसेबल्ड होता है। बिनलॉग जो है बिनलॉग डिसेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये सारे डिसेबल्ड होते हैं। तो अगर ये डिसेबल्ड है तो लॉग स्लेव अपडेट्स भी जो है ये भी डिसेबल्ड होगा, ये भी डिसेबल्ड होता है। तो अगर आपको आपने बाइनरी लॉग इनेबल करे 5.7 में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लॉग बिन। लॉग बिन पैरामीटर से हमने इसको इनेबल कर लेते हैं, बिन लॉग ऐसे करके हमने बिन लॉग का नाम दे दिया। ये पहले हमने बहुत बार हमने डिस्कस करे हैं पीछे बाइनरी लॉग्स के डिस्कशन के समय में। तो ऐसे ही इसको इनेबल हमने बाइनरी लॉग जैसे ही इनेबल किया तो ये लॉग स्लेव अपडेट्स जो है इनेबल नहीं होगा, इसको भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा 5.7 के अंदर बाय डिफॉल्ट। एक बार फिर से बताता हूं, माई एसक्यूएल 5.7 के अंदर बाइनरी लॉग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। लॉग बिन लॉग स्लेव अपडेट्स भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं।
आपको दोनों को अपने हिसाब से इनेबल करना पड़ता है। अगर आपने लॉगबिन या बाइनरी लॉग इनेबल किया तो लॉग स्लेव अपडेट्स इनेबल नहीं होंगे, इसको भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम माई एसक्यूएल 8.0 पॉइंट समथिंग से रिलेटेड जितने भी वर्जन्स हैं इनकी बात करें तो यहां पे बाइनरी लॉग बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। बाइनरी लॉग इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट यहां इनेबल होता है। एंड बाइनरी लॉग इनेबल होता है जैसे ही इनेबल होता है ये, क्योंकि आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है, ये इनेबल्ड होता है और साथ के साथ आपका लॉग स्लेव अपडेट्स भी इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट में। यहां पे सॉरी इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट मींस इनेबल्ड होता है जैसे ही आपने बाइनरी लॉग को डिसेबल किया लॉग स्लेव अपडेट्स भी डिसेबल हो जाएगा। लॉग स्लेव अपडेट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन बाइनरी लॉग पे होता है कि वो इनेबल है या डिसेबल है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपने बाय डिफॉल्ट में बाइनरी लॉग इनेबल होगा, आपका लॉग स्लेव अपडेट्स भी इनेबल होगा। जैसे ही आप उसको डिसेबल करेंगे ये भी डिसेबल हो जाएगा, लॉग स्लेव अपडेट्स भी डिसेबल हो जाएगा। अगर बाइनरी लॉग इनेबल रखना है और लॉग स्लेव अपडेट्स डिसेबल रखना है तो आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा। ये मैनुअली हमको लॉग स्लेव अपडेट्स को डिसेबल कर देंगे और बाइनरी लॉग को इनेबल करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको मैं अपने सर्वर्स के ऊपर दिखाता हूं इसको कि कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास 3 सर्वर है, एक 115 आईपी का सर्वर है, ये मास्टर है हमारा। दूसरा 116 है, 16 के हमने 2 इंस्टेंसेज ओपन कर रखे हैं, 116 एंड 116। हमें इस दोनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने 2 ओपन करके रखा है। वैसे ही 117 के 2 इंस्टेंसेज हमने ओपन करके रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 सर्वर है, 115, 116 एंड 117, 3 सर्वर्स हैं। अब मैं दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस फाइल दिखा देता हूं। जैसे मैं इन etc.isq.nf यहां पे देखिए बाइनरी लॉग इनेबल्ड है हमारा, बाइनरी लॉग इनेबल करके रखा है और लॉग स्लेव अपडेट्स कुछ भी नहीं अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे लॉग बिन इजिकल टू बिन लॉग तब भी आपको इनेबल मिलेगा। ये हमने अपने सहूलियत के लिए कि हम बताना चाहते हैं कि भैया हमने बाइनरी लॉग इनेबल करी है, लेकिन अगर हम नहीं भी ये लिखेंगे दिस मीन्स कि आपका बाइनरी लॉग इनेबल्ड है अगर ये MySQL 8 है तो, और हमारे ये तीनों सर्वर ही MySQL 8 वर्जन्स हैं। तो यहाँ इनेबल्ड है और लॉग स्लेव अपडेट्स के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, अगर हम MySQL के अंदर जाएं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट लॉग, ये देखिए लॉगबिन हमारा इनेबल है तो ये लॉग स्लेव अपडेट्स भी इनेबल्ड है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सर्वर 16 की बात करें तो यहाँ पे इसका भी मैं बाइनरी इस कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए बाइनरी लॉग अगर ये है, अगर नहीं भी होगा तब भी इनेबल होगा। और हमने क्या किया है, लॉगबिन जो हमारा इनेबल्ड है मींस बाइनरी लॉग इनेबल है लेकिन लॉग स्लेव अपडेट्स को हमने डिसेबल मैनुअली कर दिया है, मैनुअली हमने इसको डिसेबल कर दिया है डेमो पर्पस से।
तो मैं अभी आपको MySQL के अंदर से सेम क्वेरी चला के दिखाऊंगा जो यहां पे हमने चलाए थे। आप देखिए बाइनरी लॉग इनेबल्ड है, लेकिन हमने इसको डिसेबल कर दिया। और एक 17 सर्वर की मैं बात करता हूं, 17 सर्वर के ऊपर हमने बाइनरी लॉग ही डिसेबल कर दिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्कीप लॉग बिन बाइनरी लॉग को डिसेबल कर दिया। और लॉग स्लेव अपडेट्स के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने सिर्फ बाइनरी लॉग को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अब मैं सेम क्वेरी यहां चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए लॉग बिन डिसेबल्ड है, कर दिया हमने। बाइनरी लॉग डिसेबल किया तो लॉग स्लेव अपडेट्स भी डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट में ये डिसेबल हो गया। दिस मीन्स कि लॉग स्लेव अपडेट्स जो है ये डिपेंड करता है कि आपका बाइनरी लॉग इनेबल है या डिसेबल है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे 5.7 एंड आप कर 5.7 पे आप चेक करके देखना, वहां पे दोनों को अलग अलग इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इनेबल्ड है लॉग बाइनरी लॉग तो ये भी इनेबल होगा, डिसेबल है तो ये भी डिसेबल होगा। अगर आपको लॉग स्लेव अपडेट्स इनेबल रखने हैं तो या डिसेबल रखने हैं तो अलग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमने 3 सर्वर्स हैं हमारे पास, तीनों के बीच में हमने रिप्लिकेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश, क्योंकि रिप्लिकेशन एस्टेब्लिश करना मैंने सिखा दिया है पहले भी। अगर मैं 16 की बात करूं, या अगर मैं यहाँ पे शो रिप्लिका स्टेटस करता हूं, शो रिप्लिका स्टेटस, पीछे के डिस्कशंस में दूसरे पीछे के लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे रिप्लिकेशन क्रिएट करते हैं, वो आपका है। यहाँ पे मैं चेन रिप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो हमारे पास रिप्लिकेशन ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए ये 16 जो है इसका जो मास्टर है, सोर्स होस्ट है, ये 15 सर्वर है, ये 15 सर्वर है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये 15 सर्वर जो है ये 16 का मास्टर है, लेकिन जो 17 सर्वर है, जो 17 सर्वर है इसका जो मास्टर है वो 16 है। ठीक है, ये 16 वाले जो सर्वर है ये 17 का मास्टर है। तो क्या हुआ, सबसे पहले 15 पे जो एंट्री होगी वो 16 पे जाएगा और 16 से 17 पे जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं चलता हूं आपको दिखाता हूं कि 15 के ऊपर एंट्री करते हैं। सो डेटाबेसेस कर लेता हूं मैं। यहाँ पे कोई यूजर डिफाइंड डेटाबेस नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट डेटाबेस, मान लो ए कर लेता हूं, ए छोटा हो गया, ए टाइम्स कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से शो डेटाबेस करूंगा। यहाँ पे ए डेटाबेस बन गया है हमारा, ए डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये अगर मैं 16 पे जाके देखूं, यहां पे भी ए डेटाबेस आ गया है। ठीक है, 16 पे आ गया क्योंकि इसका 16 का मास्टर हमारा 15 है, तो जो भी एंट्री हो रही है 16 पे आ गई। तो अभी चेन के हिसाब से, चेन रिप्लिकेशन के हिसाब से जो 16 पे आई है वो सारे 17 पे भी आने चाहिए। तो यहाँ पे भी शो डेटाबेस कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया ये, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक डेटाबेस मैं 16 के, क्योंकि
17 का मास्टर 16 है, तो 16 के ऊपर एक मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूं, क्रिएट डेटा बेस बीबीबी। ठीक है, यहाँ पे बीबीबी हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, यहाँ पे बीबीबी बन गए, तो ये 17 पे भी आ जाएगा, बीबीबी आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन ये ए 17 पे क्यों नहीं आए? उसके पीछे रीजन ये है कि हमने बाइनरी यहां से जो ए का जो भी डेटा है बाइनरी लॉग से यहां रिले लॉग में लिखा, लेकिन बाइनरी लॉग में नहीं लिखा, क्योंकि रिप्लिकेशन जो 17 पे हो रहे हैं, यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर 17 सर्वर के ऊपर जो भी रिप्लिकेशन हो रहा है वो 16 के बाइनरी लॉग से हो रहा है, और जो भी 15 से 16 पे आया वो रिले लॉग में लिखा है, हमारा बाइनरी लॉग में नहीं लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे जाके, SQL, और यहाँ पे मैं आपको रिले लॉ दिखाता हूँ, ये है हमारा लेटेस्ट वन। तो सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि 16 के रिले लॉग में ए लिखा है कि ये हमारे पास आया है, बट अगर हम बाइनरी लॉग देखेंगे, बाइनरी लॉग कौन सा है हमारे पास? 9 नंबर है यहाँ पे, MySQL binlog -b 9। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए आपको कहीं नहीं दिखेगा बाइनरी लॉग के अंदर। यहाँ पे हमने इस 16 सर्वर के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट किया है बीबीबी, उसका इंफॉर्मेशन है बीबीबी का, लेकिन ए का कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। अब जैसे मैं इसको एक तरीके से और चेक कर लेता हूं, ये है, इसमें अगर आप ग्रेप करके देखेंगे बीबीबी, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस बीबीबी, लेकिन जब आप ए करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये क्यों नहीं बाइनरी लॉग में गया? बिकॉज कि हमने लॉग स्लेव अपडेट्स को डिसेबल रखा है 16 सर्वर के ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूं कि लॉग स्लेव अपडेट्स इनेबल कर लेता हूं, और तब दिखाते हैं आपको। सी MySQL my डॉट, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखो लॉग स्लेव अपडेट्स जो है 0 है, दिस मीन्स कि ये डिसेबल है। अब मैं इसको इनेबल कर लेता हूं, 1 कर लेते हैं इसको इनेबल, 1 मतलब इनेबल कर लिया, 0 मतलब डिसेबल। ऑन ऑफ भी लिख सकते हैं, ON ऑन, OFF ऑफ भी लिख सकते हैं, 0 1 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये कर लिया, तो अब जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा MySQL। ठीक है, तो अभी हम रीस्टार्ट कर लिए, तो अभी मैं इससे एक बार जब रीस्टार्ट किया तो इससे एक बार बाहर आ जाता हूँ और फिर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ बाइनरी लॉग्स को, क्योंकि अब जो भी करेंगे वो नए तरीके से
नए कमांड्स एक अलग बाइनरी लॉग में लिखने चाहिए, प्लस बाइनरी लॉग्स। क्या ये कर लिया? ठीक है। अब जब हमने इनेबल, अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं सेलेक्ट करके तो दोनों इनेबल्ड होंगे। यहाँ पे देखो, अभी अभी तक जो हमारा होगा, यहाँ पे हमने पहले आपको दिखाया होगा, देखो बाइनरी लॉग इनेबल थे एंड लॉग स्लेव अपडेट्स डिसेबल थे। अब मैं सेम इसी क्वेरी को चलाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब दोनों इनेबल्ड हैं, ठीक है। अब दोनों इनेबल्ड हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूं। क्रिएट डेटाबेस CCC, ठीक है। CCC किया, अब यहाँ पे हमारा CCC भी आ गया और 16 के ऊपर भी CCC आ गया होगा, CCC आ गया होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि 17 पे आई कि नहीं। हमने 15 पे एंट्री करे, 16 पे आ गया, लेकिन 17 पे अब चेक करते हैं 17 पे आई कि नहीं। 17 पे भी आ गई, क्योंकि हमने लॉग स्लेव अपडेट्स इनेबल करे, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स बाइनरी लॉग्स में रिले लॉग से होकर के, जो रिले लॉग में जो स्टेटमेंट 16 के ऊपर आया वो सारे बाइनरी लॉग में भी लिख गए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फिर से एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूं, DDD, और ये देखते हैं 16 पे तो आ ही गया होगा, 17 पे आया कि नहीं। तो 17 पे भी DDD आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, 16 पे एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूं मैं, ये डेटाबेस EEE। अब चेक कर लेते हैं 100 डेटाबेसेस करके, EEE यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये 15 पे तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन 17 पे भी आ गए होंगे ये सारे EEE, ये सारे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी लॉग पे क्या इंपैक्ट आए। पहले तो हमने जब दिखाया था आपको, तो वो जब लॉग स्लेव अपडेट्स डिसेबल था तब बाइनरी लॉग के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं आए थे। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि यहां पे क्या हुआ होगा। अभी मैं आपको बाइनरी लॉग 11 है, जैसे पिन लॉग 11, बाइनरी लॉग 11 है, इसको रीड करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या क्या एंट्री करे थे। यहाँ पे हमने दो डेटाबेस क्रिएट किया था, CCC और DDD, ठीक है। यहाँ पे हमने जो क्रिएट करे थे वो करे थे CCC और DDD। तो यहाँ पे वो भी आया है या नहीं आया है बाइनरी लॉग के अंदर, देखिए यहाँ पे आ गया है CCC और यहाँ पे आ गया है DDD। और 16 पे हमने क्या एंट्री करी थी, EEE, तो उसके भी इंफॉर्मेशन होंगे यहाँ पे, ये रहा। लेकिन अब ये स्टेटमेंट जो 16 के ऊपर लिखे हैं बाइनरी लॉग को, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये कौन सा हमारा पीछे से आ रहा है स्टेटमेंट और कौन सा इस सर्वर का स्टेटमेंट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो यहाँ पे भी उसके भी आपको आइडेंटिफाई करने के तरीके मिल जाएंगे, कि आप पता कर सकते हो कि ये पीछे से ABC से कौन से डेटा स्टेटमेंट आ रहा है और आपके अपने स्टेटमेंट कौन से हैं। तो 15 से हमारे दो स्टेटमेंट आएंगे, C और D वाले, और 16 से आएंगे E वाले। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखो CCC, ठीक है, ठीक है, ये जो है सर्वर ID 101 का है,
15 का अगर सर्वर आईडी आप देखोगे, सेलेक्ट सर्वर अंडरस्कोर आईडी, तो 101 है। ठीक है, यही सेम अगर आप देखोगे 16 के, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 102, यहाँ 101, यहाँ 102। तो ये जो स्टेटमेंट है CCC, ये आ रहा है हमारा सर्वर आईडी 101 से। DDD जो आ रहा है ये भी सर्वर आईडी 101 से आ रहा है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट आ रहा है EEE, ये सर्वर आईडी 102 से आ रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। CCC जो है ये 101 से आ रहा है, DDD 101 से आ रहा है, बट EEE जो है 102 से आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा, अगर हम बाइनरी लॉग के अंदर हमारे सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट्स 15 का है, कौन सा स्टेटमेंट्स 16 का है। तो इस तरीके से आपने देख लिया चेन रिप्लिकेशन क्या होता है, और चेन रिप्लिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि लॉग स्लेव अपडेट्स इज द ओनली कल्प्रिट पैरामीटर या वेरिएबल्स जिससे कि आप चेन रिप्लिकेशन एस्टैब्लिश करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। So next video we will see the about the multi-master multi. This one is the most important replication topology. So इसके बारे में हम next video में देखेंगे। तब तक के लिए thank you for watching. Please like this video, subscribe my channel and share with your friends and families. Thank you very much.